नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 1 भारत में यूरोपियन प्रजा का आगमन। तो बच्चों, आज हम पढ़ाई करेंगे भारत में यूरोपियन प्रजा का आगमन का चैप्टर हम पढ़ाई करेंगे। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि वर्षों पहले हमारा देश संसार में अग्रिम पंक्ति पर था, यानी कि हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि वर्षों पहले हमारा देश संसार में अग्रिम यानी कि प्रथम हरोल में था। संसार में हमारे देश का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, यानी कि संसार में हमारे देश का महत्वपूर्ण स्थान रहा। देश विदेशों के लोग हमारी संस्कृति और समृद्धि से प्रभावित हो रहे हैं, यानी कि बच्चों, देश विदेश के लोग हमारे भारत देश की जो संस्कृति है, समृद्धि है, उससे प्रभावित हो रहे हैं। संसार के बहुत से लोग हमारे देश में व्यापार करने और धन कमाने के लिए आतुर थे, यानी कि संसार के देश विदेश के लोग, बहुत से लोग हमारे देश में व्यापार करने और धन कमाने के लिए आतुर थे। जबकि इसके पहले भी स्थल मार्ग से यहाँ विदेशी व्यापार वायव्य सीमा से आते और व्यापार करते थे। जबकि इससे पहले भी स्थल मार्ग से यहाँ यानी कि भारत में विदेशी व्यापारी वायव्य सीमा से आते और व्यापार करते थे। तो बच्चों, स्थल मार्ग से अरब देश के व्यापारी वर्षों से व्यापार करते थे, परंतु तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया था। यानी जबकि इससे पहले भी स्थल मार्ग से यहाँ विदेशी व्यापार वायव्य सीमा से व्यापार करने के लिए आते थे। स्थल मार्ग से अरब देश के व्यापारी वर्षों से व्यापार करते थे, परंतु तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया, जिससे परिस्थिति में परिवर्तन आ जाने के कारण स्थल मार्ग द्वारा होने वाला व्यापार रुक गया था। यानी कि तुर्कों ने जो कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया था, जिससे परिस्थिति में क्या होने लगा था, परिवर्तन आने लगा था। इसके कारण स्थल मार्ग द्वारा होने वाला व्यापार रुक गया था, जिसके कारण यूरोपीय देशों में भारत की चीज वस्तुएं जैसे कि रेशम, सूती कपड़ा, मलमल, मिर्च मसाला, तेज पत्ता आदि की मांग बढ़ी गई। यानी कि देखे जाए तो भारत में जो मिलने वाली चीज वस्तुओं जैसे कि कौन कौन सी चीज वस्तुएं मिलती थी, रेशम, सूती कपड़ा, मलमल का कपड़ा, मिर्च मसाला, तेज पत्ता आदि की मांग बढ़ी गई। इस परिस्थिति का लाभ लेने के लिए यूरोप के अधिकांश देशों ने भारत पहुंचने के लिए जल मार्ग को खोजने की योजना बनाना प्रारंभ कर दिया था। तो बच्चों, हमारे यहाँ भारत में क्या क्या मिलता था, कितनी चीज वस्तुओं जैसे कि रेशम की कपड़ा मिलता था, सूती कपड़ा, मलमल का कपड़ा और मिर्च मसाला, तेज पत्ता आदि की मांग बढ़ी गई थी। इस परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए यूरोपवासी अधिकांश देशों ने भारत पहुंचने के लिए जल मार्ग खोजने की योजना का प्रारंभ कर दिया था। तो बच्चों, 1.1 में आप तस्वीर देख सकते हो, भारत माता का मानचित्र आप देख सकते हो। तो यहाँ पे दिया गया है कि 1.2 में जल मार्ग यहाँ पे दिखाई गया नक्शा दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम देखेंगे जल मार्ग यानी कि पुराना जल जमीन मार्ग, नए जल मार्गों की खोज, यानी कि ये आप निशान देख रहे हैं, ये क्या है, पुराना जल जमीन मार्ग। तो ये से कौन कौन से है ये हम देखेंगे कि पुर्तगाल, लिस्बन, जिनीवा, इस्तांबुल, बगदाद, ईरान, कालीकट जैसे ये सब क्या है, पुराने जल जमीन मार्ग है। और बाकी सब जो बचे हैं वो क्या है, नए जल मार्ग। तो यहाँ पे दिखाई देगा कि अलेक्जेंड्रिया, कॉन्स्टेंटिनोपल, इराक, अरब, भारत, कोचीन, मोजाम्बिक, ये सब है ये नए
जलमार्ग है। तो बच्चों हमने देख लिया पुराना जल जमीन मार्ग और नए जल मार्गों की खोज 1.2 में जल मार्ग की यहाँ पर नक्शा दिया गया है और नए जल मार्ग में केप ऑफ गुड होप भी आएगा। तो बच्चों हम देखेंगे कि जैसे समय बीतने के साथ ही यूरोप के अन्य देशों के साहसी नाविकों ने भारत आने वाले जल मार्ग को खोजने की शुरुआत की, यानी कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे ही यूरोप के अन्य देशों के साहसी नाविकों और भारत आने वाले जल मार्गों को खोजने की शुरुआत कर दी गई थी। तो बच्चों हम देखेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। भारत आने वाले जल मार्ग को खोजने का बीड़ा उठाने वाले अनेक साहसिकों में से एक इटली के रहने वाले प्रथम कोलंबस थे, यानी कि बच्चों जो क्रिस्टोफर यहाँ पे दिया गया है क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। तो देखेंगे कि भारत आने वाले जल मार्ग को खोजने का बीड़ा उठाने वाले अनेक साहसिकों में से इटली के रहने वाले प्रसिद्ध कोलंबस थे। उनका मानना था कि पूर्व में जाने के लिए पश्चिम दिशा से भी जा सकता है, यानी कि कोलंबस को मानना था कि पूर्व में जाने के लिए पश्चिम दिशा से भी जाया जा सकता है। ऐसा क्यों विचार किया होगा? तो ऐसा उसके मन में क्यों विचार आया होगा, इस पर विचार करें। कोलंबस ईस्वी सन 1942 में भारत आने के लिए निकला, परंतु वह आकस्मिक रूप से अमेरिका जा पहुंचा, यानी कि कोलंबस। तो बच्चों लाइन कर सकते हो आप, कोलंबस इसी सन 1942 में भारत आने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वह आकस्मिक रूप से देखा जाए कि अचानक से वो कहाँ जा पहुँचता है? अमेरिका। वह जब तक जीवित रहा तब तक वह स्वयं को हिंदुस्तान खोजने वाला मानता रहा, यानी कि कोलंबस जब तक जीवित रहा तब तक स्वयं यानी कि अपने आप को हिंदुस्तान को खोजने वाला मानता रहा। आज भी अमेरिका के मूल आदिवासियों को रेड इंडियन और उसके किनारे के टापुओं को वेस्ट इंडीज कहा जाता है, यानी कि आज भी देखा जाए तो अमेरिका के मूल निवासियों यानी कि रहने वाले लोगों को रेड इंडियन और उसके किनारे के टापू को वेस्ट इंडीज कहा जाता है। तो बच्चों हम आगे देखेंगे कि वास्को कोलंबस भारत आने वाले जल मार्ग को खोजने में सफलता प्राप्त करने वाला पुर्तगाल देश का निवासी कौन था? वास्को द गामा था। तो बच्चों ये वाला आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत आने वाले जल मार्ग को खोजने में सफलता प्राप्त करने वाला पुर्तगाल देश का निवासी कौन था? वास्को द गामा था। तो बच्चों लाइन कर सकते हो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसका जहाज अफ्रीका के दक्षिण केप ऑफ गुड होप होकर अफ्रीका के पूर्वी किनारे मलिदी पहुंचकर हिंद महासागर में आगे चलकर हिंद महासागर से गुजरता हुआ मोहम्मद इब्न मसीह नामक खलासी की मदद से 22 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पहुंचा। यानी कि बच्चों हम देखते हैं कि उसका जहाज कहाँ से होकर गुजरा था? तो अफ्रीका के दक्षिण केप ऑफ गुड होप होकर अफ्रीका के पूर्वी किनारे मलिंदी पहुंचकर हिंदी महासागर में आगे चलकर हिंद महासागर से गुजरता हुआ कौन था? मोहम्मद इब्न मसीह नामक खलासी की मदद से 22 मई सन 1458 को कालीकट बंदरगाह पहुंचा। तो बच्चों ये वाला आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, आप लाइन कर सकते हो। उस समय कालीकट के राजा कौन थे? झामोरिन थे। तो उस समय के राजा कौन थे? कालीकट के राजा झामोरिन थे। झामोरिन राजा ने पुर्तगालियों को व्यापार करने की छूट दी, यानी कि झामोरिन राजा ने पुर्तगालियों को व्यापार करने की छूट दे रखी थी। तो बच्चों हम देखें
गे। इसी सन 1502 के पुर्तगालियों ने व्यापार करने के लिए कालीकट में कोठी की स्थापना की। तो बच्चों, कालीकट में कोठी की स्थापना कब की थी? तो इसी सन 1502 में पुर्तगालियों ने क्या करने के लिए? तो व्यापार बढ़ाने के लिए, व्यापार करने के लिए कालीकट में कोठी की स्थापना की थी। उसके चारों तरफ किला बनाकर अबू कर्क नामक एक सेनापति को उसका रक्षक नियुक्त किया। यानी कि उसके चारों ओर तरफ क्या बनाया था? किला बनाकर अबू कर्क नामक एक सेनापति को उसका रक्षक भी बना दिया था। अबू कर्क को उत्तर दिशा में आगे बढ़कर, यानी कि अबू कर्क जिसे नियुक्ति किया गया था उसे उस दिशा में आगे बढ़कर इसी सन 1506 में गोवा जीत लिया। यानी कि अबू कर्क उत्तर दिशा में जाते हैं और इसी सन 1506 में गोवा जीत लिया। 100 वर्ष में पुर्तगालियों ने मैंगलोर, कोचीन, लंका, दीव, गोवा और मुंबई टापू पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। यानी कि बच्चे देखा जाए तो अबू कर्क नामक कहाँ जाता है? उत्तर दिशा में जाके उसने आगे बढ़कर इसी सन 1506 में गोवा जीत लिया। और 100 वर्ष में पुर्तगालियों ने कौन कौन से देशों जीते थे? तो मैंगलोर, कोचीन, लंका, दीव, गोवा और मुंबई के टापू पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो बच्चों, हम देखेंगे पुर्तगाली शासन का अंत कैसे हुआ। तो पुर्तगाली अंत का शासन 17वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगालियों का व्यापार बंगाल की तरफ बढ़ने लगा। यानी कि 17वीं शताब्दी में शुरुआत में देखें तो पुर्तगालियों का व्यापार बंगाल की तरफ आगे बढ़ने लगा। इस समय मुगल बादशाह शाहजहां दिल्ली की गद्दी पर था। यानी कि उस समय दिल्ली के गद्दी पर कौन थे? तो मुगल बादशाह शाहजहां दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए थे। बंगाल में उसके अधिकारियों ने पुर्तगाली के दुर्व्यवहार की शिकायत शाहजहां से की। यानी कि बंगाल में उसके जो अधिकारियों थे उसने पुर्तगालियों के जो दुर्व्यवहार कर रहे थे उसकी शिकायत शाहजहां से की। परिणाम स्वरूप शाहजहां के आदेश से पुर्तगालियों की हुगली की कोठी को तोड़ दिया। यानी कि उसके परिणाम स्वरूप शाहजहां के आदेश से शाहजहां आदेश देते हैं और पुर्तगालियों की हुगली की व्यापार करने की जो कोठी बनाई गई थी वो तोड़ दिया गया और उसके जहाजी बेड़ों को जला दिया गया और उसके जो व्यापार करने वाले जो जहाज थे वो जहाजी बेड़ों को जला दिया गया। इस तरह से पुर्तगालियों शासन का अंत हुआ। इसी तरह पुर्तगालियों शासन का अंत हुआ और पुर्तगालियों का शासन केवल कहाँ पर रह गया था? दीव, दमन और गोवा तक सीमित हो गया था। और पुर्तगालियों शासन का अंत होने के बाद कौन कौन से राज्यों में उनका शासक रह गया था या बच गया था? तो कौन कौन से राज्य आएंगे बच्चों? तो केवल दीव, दमन और गोवा तक सीमित रह गया था। तो बच्चों, हम देखेंगे डच। पुर्तगालियों के आगमन के बाद के 100 वर्ष तक लगभग 16वीं शताब्दी के अंत में हॉलैंड यानी कि वर्तमान नीदरलैंड के निवासी डच लोग व्यापार करने के लिए आए। यानी कि पुर्तगालियों के आगमन के बाद के 100 वर्ष तक लगभग 16वीं शताब्दी के अंत में हॉलैंड यानी कि वर्तमान नीदरलैंड के निवासी डच लोग व्यापार करने के लिए आए थे। सर्वप्रथम पुलिकोट और मद्रास यानी कि वर्तमान चेन्नई, जिसे क्या कहते हैं? वर्तमान चेन्नई में इन्हें कोठियाँ स्थापित की। यानी कि बच्चों, ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। सर्वप्रथम पुलिकट और मद्रास यानी कि हाल ही में चेन्नई कहा जाता है, उसमें उन्होंने कोठियाँ स्थापित की। इसी सन 1663 में आगरा में भी इन्होंने कोठियाँ स्थापित की थी। तो बच्चों, इसी सन 1663 में आगरा में भी इन्होंने व्यापार करने की कोठियाँ स्थापित की। उसी समय अंग्रेज भी भारत में आए थे
ठीक उसी समय अंग्रेज भी भारत में आए हुए थे। डच अंग्रेजों के सामने स्पर्धा में टिक नहीं सके, यानी कि डच और अंग्रेजों के बीच क्या हुई थी, स्पर्धा हुई थी। तो उस स्पर्धा में अंग्रेजों जीत गए थे और डच हार गए थे। भारत में अंग्रेजों की नजर, भारत पर अंग्रेजों ने नजर। इसी सन 1600 में इंग्लैंड की रानी कौन थी? एलिजाबेथ के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो बच्चों ये वाला प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसी सन 1600 में किसने की? तो इंग्लैंड की रानी कौन थी? एलिजाबेथ के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। भारत के साथ व्यापार करके धन कमाने की इच्छा रखने वाले व्यापारी की यह कंपनी थी, यानी कि भारत में आकर रहकर व्यापार करने और धन कमाने की इच्छा रखने वाले व्यापारियों की यह कंपनी थी। इसी सन 1608 में पहला अंग्रेजी जहाजी बेड़ा भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। तो बच्चों ये वाला प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी जहाजी बेड़ा भारत के कौन से बंदर और कहाँ सबसे पहले पहुंचा था? तो इसी सन 1608 में पहला अंग्रेजी जहाजी बेड़ा भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था। तो बच्चों लाइन कर लेना। भारत की धरती पर पैर रखने वाले प्रथम अंग्रेजी कौन थे? हॉकिंस ये जहाजी बेड़ा के कप्तान थे, यानी कि भारत की धरती पर सबसे पहले पैर रखने वाले अंग्रेजी कौन थे? तो अंग्रेज हॉकिंस ये जहाजी बेड़ा के वो कप्तान भी रहे थे। वह जहांगीर से मिले, वह आकर सबसे पहले किससे मिलते? जहांगीर से, परंतु अनुमति प्राप्त नहीं हुई। परंतु जहांगीर से मिलने की अनुमति उन्हें प्राप्त नहीं हुई। उनके बाद आने वाले सर कौन से? टॉमस रो ने जहांगीर से मिले सूरत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। उनके बाद उन्हें जब परवानगी न मिली, उन्हें अनुमति दी नहीं, तो उसके बाद आने वाले कौन थे? सर टॉमस रो ने जहांगीर से मिलकर सूरत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर शाहजहां बैठे। उसके बाद कौन आए थे? दिल्ली की गादी किसने संभाली थी? तो शाहजहां ने संभाली थी। शाहजहां ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की, यानी कि शाहजहां ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की, अपना धंधा बढ़ाने की अनुमति प्राप्त की। फ्रांसीसियों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया नामक कंपनी की इसी सन 1666 में स्थापित की। तो बच्चों ये वाला प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। फ्रांसीसियों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की थी। वो कब? तो इसी सन 1666 में स्थापित की। फ्रांसीसियों ने सूरत, मछलीपट्टनम और पांडिचेरी में कोठियों की स्थापना की। तो फ्रांसीसियों ने कहाँ कोठियों की स्थापना की? तो सूरत, मछलीपट्टनम और पांडिचेरी में कोठियों की स्थापना की। फ्रेंचों की कंपनी का बड़ा अधिकारी डुप्ले था, यानी कि फ्रेंचों की कंपनी का बड़ा अधिकारी कौन था? डुप्ले, जिसे भारत में यूरोपियन शासन के विस्तार करने की इच्छा हुई। और डुप्ले को क्या हुआ था? भारत में अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाने की और विस्तार बढ़ाने की इच्छा हुई। इस तरह से यूरोपियन प्रजा में अंग्रेज और फ्रांसी दोनों शक्तिशाली कंपनियां एक दूसरे की स्पर्धा किया करती थी, यानी कि भारत में दोनों ही कंपनी टिकने वाली थी और टिकने की इच्छा रखती थी। इसीलिए यूरोपियन प्रजा में अंग्रेज और फ्रांसीस दोनों शक्तिशाली जो कंपनियां थी, उन दोनों में क्या होती थी? लड़ाई करने की स्पर्धा होती थी। उनमें बहुत संघर्ष और लड़ाइयाँ भी हुई थी। इन दोनों कंपनियों में क्या हुई थी? ज़्यादातर लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिसमें अंत में अंग्रेज सफल हुए। इन दोनों ये जो कंपनियां थी दो, उन दोनों कंपनियों में किसे सफलता मिली थी? अंग्रेजों को। परंतु फ्रांसीसियों के पास अंत में कौन कौन से राज्य बचे थे? पांडिचेरी, माहे, चंद्रनगर आदि केंद्र बचे रहे थे। यानी कि फ्रांसीसियों के पास कौन कौन से राज्य बचे थे? तो पांडिचेरी, माहे, चंद्रनगर आदि केंद्र बचे रहे थे।
थे। बंगाल में अंग्रेजों का व्यापार। तो इसी सन 1965 में हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों ने सर्वप्रथम व्यापार करने की शुरुआत की। तो बच्चों इसी सन 1965 में आप लाइन कर सकते हो, हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों ने सर्वप्रथम व्यापार करने की शुरुआत की थी। अपनी कोठियों स्थापित की थी, आसपास किले बनवाए थे। तो व्यापार करने की शुरुआत भी की, कोठियों स्थापित की और आसपास में किले भी बनवाए थे। अपनी रक्षा के लिए सैनिक रखे और मुगल बादशाह औरंगजेब के पास वे वार्षिक खीराज रकम के बदले में कर चुकाए बिना व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। तो बच्चों हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों ने सर्वप्रथम व्यापार करने की शुरुआत की और कोठियाँ भी स्थापित की और कोठियों के आसपास किले बनवाए और अपनी रक्षा के लिए सैनिक भी रखे गए और मुगल बादशाह औरंगजेब के पास भी वार्षिक खीराज यानी कि रकम के बदले में चुकाए बिना व्यापार करने की अनुमति भी प्राप्त कर ली। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे 1.4 में अंग्रेजों के जहाज और कोठियाँ का आप मानचित्र देख सकते हो। 1.4 में अंग्रेजों के बनाए हुए जहाज और कोठियाँ स्थापित की, वो यहाँ पे मानचित्र दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दिया गया है 1.5 में अलग अलग समय पर ब्रिटिश और स्थानीय शासन कैसा रहा वो। तो बच्चों ये आप देख सकते हैं भारत 1797 में। तो यहाँ पर ब्लू कलर आप देख सकते हो ब्रिटिश शासन। पहले नक्शे में देख सकते हो ब्रिटिश शासन कितना था। तो यहाँ से यहाँ तक बनारस, कलकत्ता, हैदराबाद और मैसूर यहाँ तक था। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं यहाँ पर स्थानीय शासन और भारत का स्थानीय शासन यहाँ पे आप समझ सकते हो और देख सकते हैं। लाहौर, दिल्ली, लखनऊ, बड़ौदा, मुंबई, पुणे, मैसूर, गोवा में स्थानीय शासन पीले कलर का आप देख सकते हैं वो कितना है, ज़्यादा है। और ब्रिटिश शासन यहाँ पे मैंने गोला बनाया है बस उतने में ही है। तो ये वाला फ़र्क हम कहाँ देखेंगे, भारत के 1814 का जो नक्शा है उसमें हम देखेंगे। तो ब्रिटिश शासन हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 ही ऐसे स्थान है उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो नक्शा है उसमें हम देखेंगे दिल्ली, बनारस, कलकत्ता और मैसूर। तो यहाँ पे बनारस, तो यहाँ पे एक राज्य बढ़ चुका है और इसमें स्थानीय शासन कम हो चुका है, जैसे कि लाहौर, हैदराबाद, मुंबई, गोवा, हिंद महासागर और काठमांडू और लखनऊ। बस इतने ही भाग में कि जैसे प्रथम में आप देख सकते हो स्थानीय शासन ज़्यादा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्थानीय शासन धीरे धीरे कम होने लगा है और ब्रिटिश शासन बढ़ने लगा है। तो बच्चों आगे का हम नक्शा देखेंगे तो 1857 का नक्शा है। तो यहाँ पर ब्रिटिश शासन अब पहले, दूसरे और तीसरे में ब्रिटिश शासन ज़्यादातर बढ़ चुका है। भारत में ब्रिटिश शासन बढ़ चुका है और स्थानीय शासन क्या हुआ है, धीरे धीरे कम होने लगा है। तो बच्चों यहाँ पे हम ब्रिटिश शासन देखेंगे जैसे कि लाहौर, लखनऊ, बनारस, कलकत्ता और बाकी सब भाग में यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई, गोवा, मद्रास, बंगाल की खाड़ी, ये सब में क्या है ब्रिटिश शासन बढ़ चुका है, सारे भारत में बढ़ चुका है। और स्थानीय शासन कितने हैं ये हम देख सकते हैं जैसे कि काठमांडू, दिल्ली, बड़ौदा, हैदराबाद और मैसूर और गुजरात भी दिखाई दे रहा है। तो ब्रिटिश शासन क्या हुआ है, ज़्यादातर बढ़ गया है और स्थानीय शासन धीरे धीरे कम होने लगा है। तो 1.5 में आप डिफरेंस देख सकते हो। स्थानीय शासन पहले नक्शे में ज़्यादा है, दूसरे में उनसे भी कम है और तीसरे में उनसे भी
कम है। यानी कि ब्रिटिश शासन पहले कम था, दूसरे में बढ़ गया है और तीसरे में और भी ज़्यादा ब्रिटिश शासन का राज्य धीरे धीरे बढ़ गया है। तो बच्चों हम आगे देखेंगे। अब कंपनी अधिक से अधिक धन कमाने की स्पर्धा में लग चुकी थी। यानी कि कंपनी जो थी वो अधिक से अधिक भारत में धन कमाए उस स्पर्धा में लगी थी। बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की घोषणा में केवल कंपनी को ही कर मुक्त व्यापार की छूट थी। यानी कि बंगाल में जो कर मुक्त यानी कि उस व्यापारी के पास से कोई भी कर न लेने के बावजूद भी वो क्या कर सकता है, व्यापार करने की घोषणा में केवल कंपनी को ही कर मुक्त व्यापार करने की छूट मिली थी। परंतु कंपनी के अधिकारी व्यक्तिगत व्यापार में भी कर नहीं देते थे। यानी कि कई ऐसे अधिकारियों थे वो व्यक्तिगत यानी कि अपना खुद का व्यापार करने में भी वो क्या नहीं देते थे, टैक्स नहीं चुकाते थे, जिससे बंगाल को होने वाली कर की आय कम होने लगी। इसी कारण बंगाल को होने वाली कर की आय जो थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, जिसका बंगाल के नवाब मुर्शद अली खान ने विरोध किया। जिसका बंगाल के नवाब कौन थे, मुर्शद अली खान, तो उसने विरोध किया। यह विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। ये जो विवाद था वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा था। अंत में उसके परिणाम स्वरूप इसी सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। बच्चों ये वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। अंत में देखें तो परिणाम स्वरूप उसमें इसी सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो बच्चों हम देखेंगे प्लासी का युद्ध इसी सन 1756 में सिराज-उद-दौला बंगाल का नवाब बना। यानी कि बच्चों प्लासी का युद्ध के बारे में हम जानेंगे। इसी सन 1756 में सिराज-उद-दौला बंगाल का नवाब बना था, जिसकी अंग्रेजों पर धाक थी। इससे अंग्रेजों डरते थे, जिससे अंग्रेजी उस पसंद नहीं सिराज-उद-दौला के विरोधियों को मदद करना शुरू कर दिया था। यानी कि सिराज-उद-दौला बंगाल का नवाब रहे उसके लिए अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया। यह सिराज-उद-दौला के विरोधियों को मदद करना भी शुरू कर दिया था। यानी कि जिससे अंग्रेजी उसे ज़्यादातर सिराज-उद-दौला को पसंद नहीं करते थे और उसके विरोधियों को धीरे धीरे उद-दौला बंगाल का नवाब न रहे उसके लिए अंग्रेजों के साथ षड्यंत्र रचा गया था और सिराज-उद-दौला के विरोधियों को मदद करने का शुरू कर दिया गया था। सिराज-उद-दौला ने कंपनी को आदेश दिया कि कंपनी राज्य की स्थिति में हस्तक्षेप करना बंद करे। यानी कि सिराज-उद-दौला ने कंपनी के स्वशासन में हस्ताक्षर कर रही है वो हस्तक्षेप करना बंद कर दे। अंग्रेज अपनी कोठियों की किल्लेबंदी करना बंद कर दे। यानी कि अंग्रेज अपनी कोठियों की किल्लेबंदी करना भी बंद कर दे और नियमित कर भरे और जो कर रखा गया है वो नियमित रूप से भरे और शर्तों जो रखी गई है उसका पालन करते हुए व्यापार करे। इस विषय पर दोनों पक्ष समाधान करने के लिए तैयार न थे। तो इस बारे में दोनों पक्ष समाधान करने के लिए तैयारी न थे, जिससे नवाब ने 30,000 सैनिकों को साथ लेकर अंग्रेजी की कोठी पर हमला किया। यानी कि जिससे नवाब ने 30,000 सैनिकों को साथ में लेकर अंग्रेजी कोठी पर हमला करवाया। नवाब की सेना ने अंग्रेजों को बंदी बना लिया था। यानी कि नवाब का जो सैनिक था वो सैनिकों ने अंग्रेजों को बंदी कर लिया गया था। उनके जहाज़ों को घेर लिया गया था। उनके अंग्रेजों के जो जहाज रखे गए थे उसको घेर लिया गया था। अंग्रेजी सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जवाबी हमला किया। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराज-उद-दौला के एक सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने की लालच देकर मदद की मांग की और उसे मना लिया। प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने सिराज-उद-दौला को पराजित करके उसे धोखे से मार डाला। यानी कि बच्चों अंग्रेजी सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व के उसके हस्तक्षेप जवाबी हमला भी किया।
रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के एक सेनापति मीर जाफर को नवाब बनने की लालच देकर मदद की मांग की और उसे मना लिया। प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को क्या दिया? हार मिलती है, उसे धोखे से मार डाला। भारत में कंपनी की यह पहली लड़ाई थी। भारत में कंपनी की सबसे पहली लड़ाई थी, जिससे भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत होनी थी। जिससे भारत में क्या होने वाली थी? अंग्रेजी शासन की शुरुआत। इसीलिए यह लड़ाई भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो बच्चों, आपको एक वाक्य में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना कौन सी मानी जाती है? तो भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत, ये सबसे पहली लड़ाई भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं मानी जाती है। इस घटना से भारत का इतिहास बदला है और ये जो घटना बनी थी, इस घटना के कारण ही भारत का इतिहास बदला है। बक्सर की लड़ाई। तो बच्चों, हम देखेंगे बक्सर की लड़ाई। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना करके कंपनी ने अपनी इच्छा पूर्ण कर ली। यानी कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसे सन 1757 में हुआ था और उस युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब भी बना करके कंपनी ने अपनी इच्छा तो पूर्ण कर ली। कंपनी को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसके इशारों पर काम करे, यानी कि अंग्रेज कंपनी जो थी और उसे ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत थी कि जो उसके इशारों पर काम करते रहे। परंतु कई बातों में मीर जाफर ने कंपनी का विरोध भी किया, कर लिया था, जिससे कंपनी ने उसे नवाब पद से हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। यानी कि अंग्रेज कंपनियों ने उसे मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया था। नवाब बनने के बाद मीर कासिम कंपनी को परेशान करने लगा। यानी कि नवाब बनाने के बाद मीर कासिम धीरे धीरे अंग्रेज कंपनियों को परेशान करने लगा। ऐसा मालूम होने पर धीरे धीरे अंग्रेजियों को ये सब मालूम होने लगा। इसी सन 1766 में बक्सर की लड़ाई द्वारा उसे पराजित कर मीर जाफर को दूसरी बार बंगाल का नवाब बना दिया। यानी कि बच्चों, ये वाला आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? इसे सन 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। तो लड़ाई के द्वारा उसे पराजित कर मीर जाफर को दूसरी बार बंगाल का नवाब बना दिया था। इसी सन 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। तो बच्चों, ये वाला भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मीर जाफर की मृत्यु कब हुई थी? तो इसी सन 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद क्लाइव स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। उसके बाद मीर जाफर के मृत्यु के बाद तुरंत ही बंगाल के नवाब कौन बने थे? तो क्लाइव स्वयं, यानी कि अपने आप बंगाल का नवाब बन चुके थे। इस तरह बंगाल से शुरू हुआ अंग्रेजी शासन पूरे भारत को किस तरह गुलामी की झंझर में जकड़ लिया, इस तरह शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप शुरू होने के बाद बंगाल के शुरू हुआ अंग्रेजी शासन पूरे भारत को किस तरह गुलामी की जंजीर में जकड़ लिया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी से आगे बढ़कर पूरे उपमहाद्वीप की शक्तिशाली सत्ता बनी थी। तो बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी से धीरे धीरे आगे बढ़कर पूरे उपमहाद्वीप की शक्तिशाली सत्ता बन चुकी थी। इस विषय में बहुत कुछ बातें हम अब आगे के प्रकरण में सीखेंगे। तो बच्चों, इस विषय के बारे में देखें तो बहुत कुछ अब भी बाकी है हमें सीखने के लिए, वो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। और स्वाध्याय प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 से 5 दिए गए हैं। प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न 1 और 2 आपको सामाजिक विज्ञान की कॉपी में लिखना है और 1 से 2 आपको प्रश्न एग्जाम के लिए याद करने हैं। थैंक यू।